हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बात पता ही है। और इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं राजनीतिक राजनीतिक सिद्धांत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारी सेकंड बुक है। और मैं बता दूं, ये सेकंड वाली वीडियो बुक का पार्ट नंबर सेकंड है। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपकी आधी बुक कंप्लीट करवा दी थी। और इस वाली वीडियो में अधिकार से शुरू करेंगे और बाकी जितने भी चैप्टर है वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे इस वाली वीडियो में। ठीक है। फर्स्ट बुक भी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनकी पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे चले जाना। ठीक है। और टेलीग्राम या तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम के लिंक चैनल का भी लिंक दे दूंगा। ओके। चलो जी। और दूसरी बात यह है कि अब मैंने पूरी की पूरी आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11 के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है। इनके जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर दूंगा। और जो हमारा भरत कौर वाला चैनल है ना, यहाँ पर आ जाना। ठीक है। हम यहाँ पर शाम को, ठीक है, एक दिन पहले आपके एग्जाम से शाम को यहाँ पर मैं लाइव करूंगा, और आपके जो एमसीक्यू वगैरह है उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके। चलो जी, अब है ना, हम अपने क्वेश्चन वगैरह शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी रात बैठ के ये पीडीएफ बनाई है। ओके। तो शायद आपको मेरी आवाज़ में वो एनर्जी नहीं दिख रही होगी जो हमेशा से दिखती है। तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पूरी एनर्जी अपनी वैसी वैसी रखूं, बट अब समझो सुबह बिल्कुल 4:29 हो रहे हैं, पूरी रात जगा हूं, तो थोड़ी सी एनर्जी तो लो मिलेगी आपको। ठीक है, बट कोशिश करूंगा कि ना हो। चलो जी, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अधिकार क्या है और अधिकार के प्रकार बताइए। तो अधिकार है ना, वह मांग होती है, किसी भी व्यक्ति की वह मांगे जो सार्वजनिक कल्याण के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको समाज भी स्वीकार करे, और साथ में जिसको सरकार भी स्वीकार करे, तो उसको कहते हैं हम अधिकार। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो अगर मेरी कोई भी डिमांड है, लेट्स अज्यूम, अगर वो डिमांड समाज भी बोल रहा है कि हाँ सही है, और कानून भी मान रहा है कि वो सही है, तो वो अधिकार बन जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या स्कूल से भागना मेरा अधिकार है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्कूल से भागूंगा तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो समाज भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना, तो उसको ही हम अधिकार कहते हैं। अधिकार के कितने प्रकार होते हैं? तो अधिकार तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक अधिकार, जो जन्म से ही मिले हुए होते हैं हमें, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। नैतिक अधिकार वो होते हैं जैसे कि जो व्यक्ति के नैतिक भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक माता पिता का ये अधिकार है, ठीक है, मतलब कि वो अपने बच्चों, मतलब कैसे सेवा करवा सके, उनका ये अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, करनी है आपको, ये उनका अधिकार है कि उनकी आप रिस्पेक्ट करो। तभी आप थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा सुर आपका बदलता है तो चाटे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका नैतिक अधिकार है ना। और अच्छा व्यवहार रखना, सच्चा चरित्र रखना, दूसरों के प्रति आदर रखना, ये आपका नैतिक अधिकार है। ठीक है। आप है ना, ऐसे किसी को रोड चलते किसी को गलत नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसको नैतिकता का अधिकार है, और आपको उससे ढंग से बात करनी पड़ेगी। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? वो अधिकार जो आपको सरकार ने दिया, उसको हम कानूनी अधिकार कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? नैतिकता के अधिकार दोबारा से समझा देता हूँ, किसी को समझ ना आया हो तो। नैतिक अधिकार बेसिकली वो होते हैं जो आपकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। क्या मेरे पास ये अधिकार है कि आप मेरे से ढंग से बोलो? बिल्कुल अधिकार है, नैतिकता का अधिकार है ना? चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट आते हैं कि अधिकार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बड़ी सिंपल है। ये लोगों की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखते हैं, और उनको सुरक्षा के लिए भी जो अधिकार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक सरकार में को ढंग से चलाने के लिए भी अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तियों की जो है वो प्रतिभा और क्षमता को विकसित करने के लिए भी अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए जो अधिकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजरे में पंछी के समान है। ओके जी, आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ आ गए हों। एग्जाम में है ना, वैसे याद होगा आपको, जब मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड करी थी, तो मैंने आपको बोला था डिट्टो आंसर लिखना है। बट इसमें आपको आधी आधी लाइनें ऐड कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे ना आप? मेरे को इतना पूरा विश्वास है कि आप बनाकर थोड़ा बहुत तो लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि डायरेक्ट 5 पॉइंट दे रखे हैं, बट इसमें आधी आधी लाइन जोड़ देना तभी। क्योंकि मेरा मोटिव आधा नंबर भी कटवाना, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका आधा नंबर भी ना कटे, तो इसी के लिए थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। बाकी समझ आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यही है कि अधिकार होंगे तभी स्वतंत्रता बनी रहती है, अधिकार होगा तभी लोकतांत्रिक सरकार ढंग से चलती रहती है, लोग अपनी प्रतिभा को विकसित कर पाते हैं, है ना? उनका संपूर्ण विकास हो पाता है। और अगर अधिकार नहीं है तो वो एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह है। और मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा का वर्णन कीजिए। पहली तो बात तो मैं आपको बता दूँ कि हर साल है ना, पूरा जो विश्व के समस्त देश है ना, वो मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 को हमारा ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामान्य सभा ने मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार कर लागू किया था। मतलब मानवाधिकारों के बारे में उन्होंने बोला था कि मानवाधिकार जो होता है वो सब लोगों के लिए होना चाहिए। ठीक है जी। मानवाधिकार का मतलब क्या होता है? लोगों के पास अधिकार होने चाहिए, और वो सबके पास होने चाहिए, हर देश के लोगों के पास
मानव अधिकार होने चाहिए। ठीक है? 10 दिसंबर 1948 एग्ज़ाम में 1 नंबर का एमसीक्यू भी आ सकता है। ओके। अधिकार के साथ है ना हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने हमें कुछ अधिकार दे रखे हैं बट उसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ठीक है? ये बात है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमें अधिकार है, ठीक है? बट उस अधिकार जैसे अपनी बात रखने का क्या मेरे को अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है, बट उसके साथ कर्तव्य भी है कि मैं अपने देश के लिए कुछ गलत ना करूँ, ठीक है? क्या मेरे को पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार है? बिल्कुल है, बट मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि उससे मेरे देश की गरिमा पे कोई आँच ना उठे, है ना? तो यही है कि बेसिकली जो कर्तव्य होते हैं वो अधिकार के साथ-साथ चलते हैं। अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपको कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो अधिकार है वो दूसरे के अधिकारों का हनन ना करे और ना ही आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करो। ठीक है जी? और इसी वजह से आपको पता ही है कि अधिकार जो है वो हमारा अधिकार के साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी आते हैं और कर्तव्य जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो नैतिक कर्तव्य, एक कानूनी कर्तव्य। जैसे राष्ट्र संविधान का सम्मान करना, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का सम्मान करना, है ना? कानून की व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा करना, ये आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है कि नैतिक अधिकार क्या कहता है कि अपने परिवेश को साफ-सुथरा रखना, है ना? अपने माँ-बाप की सेवा करना, है ना? और जो सामाजिक नियम होता है उनका पालन करना, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये आपके नैतिक कर्तव्य होते हैं जो आपके भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि कानूनी अधिकार और राजसत्ता में संबंध बताइए। देखो सिंपल सीधी बात है, जो सरकार होती है ना वही कानूनी अधिकार देती है। ओके, देखो यही लिखा हुआ है, कानूनी अधिकार अर्थात वैध अधिकार जिन्हें राज्य सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, ठीक है? और कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकार को समाज में खास दर्जा मिलता है। अगर देखो कोई अधिकार है, वो कानूनी अधिकार नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। कानून जब तक उसको आपके अधिकार को अधिकार नहीं मान रहा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब तक किसी अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता ना मिल जाए, वो अधिकार जो है, वो एक खास दर्जा कभी हासिल नहीं कर पाती, ठीक है? और अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सत्ता के वह व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन करे बगैर अपना काम करे। और अधिकार यह भी सुनिश्चित करता है कि जो सरकार है वो अपनी मनमानी ना करे, ठीक है? और इसमें वही वाले पॉइंट जो हैं ऊपर वाले वही बता रखे हैं कि जैसे मैं बताता हूँ, अधिकार की रक्षा करना ये सरकार का दायित्व है, काम है उसका। किसी भी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है, ओके? जब तक उसे राज्य की मान्यता ना मिले। और ये इसमें राज्यसभा वाला पॉइंट लिखा है, ये आप छोड़ सकते हो, बट इसमें ये लिखा है कि राज्यसभा अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है और दुरुपयोग होने से भी रोकता है, राज्यसभा, है ना? अब यहाँ पर राज्यसभा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि लोकसभा के अंदर तो जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है ना, वो बैठती है। ये पॉइंट अगर आप छोड़ भी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? यही वाला इम्पोर्टेंट है, बस ये याद रखना ही। और वैसे भी इस चैप्टर के अंदर से 3 और 2 मार्क्स के ज़्यादा चांसेज़ है आने के। 4 और 6 मार्क्स का तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेज़ है इस चैप्टर में से आने से। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी, ब्लूप्रिंट आ गया है ना। नेक्स्ट है कि अधिकार और दावों में संबंध बताइए। तो देखो अधिकार वो होते हैं, पहले तो दावे समझा देता हूँ क्या होते हैं। दावे वो चीज़ें होती है जिसको कानूनी मान्यता भी नहीं मिली हो। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि जो अभी कन्फर्म नहीं है, ठीक है? जो चीज़ें अभी कन्फर्म नहीं है, वो होता है दावा। जैसे कि मान लो लेट्स अज्यूम मैं बोलता हूँ स्कूल से भागने ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से ईज़ी वे में समझाता हूँ आपको। दावे का मतलब होता है मैंने बोला यार ये चीज़ मेरी है, मैं साबित नहीं कर पा रहा अभी, तो वो सिर्फ़ एक दावा है। बट अधिकार वो होता है जो कन्फर्म होता है, जो सरकार से मिल चुका है आपको। और दावे वो होते हैं जो अभी जो अधिकार आपको अभी तक सरकार से मान्यता जिनकी नहीं मिली वो दावे हैं। और अगर मान्यता मिल जाती है, तो वो आपके अधिकार बन जाते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं बोलूँ कि बोलूँ क्या यार, पढ़ के समझ आ ही जाएगा आपको और वैसे भी मैं अभी समझाने की स्थिति में नहीं हूँ, जैसे पता ही है आपको। बट फिर भी बता देता हूँ, सभी दावे अधिकार नहीं होते, परंतु सभी अधिकार दावे होते हैं, ठीक है? जैसे मैं बोल दूँ स्कूल से भागना मेरा अधिकार है, क्या ये मेरा अधिकार है? नहीं, ये मेरा दावा है, मैं बोल रहा हूँ, अभी इसको कानूनी मान्यता नहीं मिली है, समझ गए ना आप? तो दावे वो अधिकार होते हैं जिनको अभी तक मान्यता नहीं मिली होती और अधिकार वो दावे होते हैं जिनको मान्यता मिल चुकी होती है। कानूनी मान्यता मिल चुकी होती है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही हो, नहीं समझ आया 2 मिनट पीछे करके दोबारा से सुनना जो मैंने बोला है। कानून जो अधिकार होते हैं, वो अधिकार वो दावे होते हैं जिनको कानूनी मान्यता मिल जाती है और दावे वो अधिकार होते हैं जिनको कानूनी मान्यता नहीं मिली होती, या सिर्फ़ वो एक दावे ही होते हैं। ठीक है? चलो, अब मानव अधिकार के बारे में, मानव अधिकार में क्या-क्या चीज़ें आती है, मैं आपको बता दूँ। अभी है ना,
कुछ टाइम में हमें ये वाले सारे के सारे अधिकार जो है, उसको मानव अधिकार की कैटेगरी में डाला गया है। जैसे स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, टिकाऊ विकास का अधिकार है, हमें सूचना का अधिकार का दावा है, महिला सुरक्षा का अधिकार है। ये सारे के सारे अधिकार जो हैं, इन्हीं 30-40 सालों में मिले हमें। मानव अधिकार की कीमत, यानी मानव अधिकार में हमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो याद रखनी है कि मनुष्य का सतत जागरूकता, मनुष्य का को जागरूक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये बता रखा है मानव अधिकार में क्या-क्या चीज़ें आती है। ठीक है? उसको अगर पकड़ भी रहे हो तो उसको बताना पड़ेगा कि आप क्यों पकड़ रहे हो उसको। अपराधी से अपराध की स्वीकृति करने के लिए आप उसको मार नहीं सकते। अधिकार के लिए यह आवश्यक है कि वह सतर्क रहे, अपनी आँखें खुली रखे और अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहे। तो नागरिक जब तक सतर्क नहीं होगा, नागरिक जब तक जागरूक नहीं होगा, तो उसके अधिकार को वो कभी नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति अधिकार बताइए, तो बड़ा सिंपल है। राजनीति अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार क्या है? वोट डाल सकते हो, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपनी बात जो है वो बता सकते हो, ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट है कि अधिकार कहाँ से आए हैं? प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो आपको जन्मजात मिले हुए हैं, उसी को ही हम अधिकार बेसिकली कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ को हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट आते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ऊपर भी एक नागरिकता की डेफिनेशन अच्छा ओके दे रखे हैं। नागरिकता क्या है और आप नागरिकता कैसे ले सकते हो? नागरिकता का मतलब क्या होता है? नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिनमें कोई भेदभाव ना हो। क्या मैं भारत का नागरिक हूँ? यस। क्या आप भारत के नागरिक हो? यस। क्या जो सरकार है वो आप में और मेरे में भेदभाव कर सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि हम दोनों के पास समान सदस्यता है। ठीक है? एक देश के अंदर आप एक देश की सदस्यता कैसे ले सकते हो? या तो जन्मजात आप वहाँ पर पैदा हुए हो तब ले सकते हो। एक है वंश द्वारा, आपके माता या पिता में से अगर एक फैमिली मेंबर भारतीय है तो आपके लिए बहुत आसान है नागरिकता लेना। ठीक है? नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा कैसे? आप भारत में अब अगर मान लो आपका आप है ना मूल निवासी हो भारत के, जैसे आपके पेरेंट्स जो है वो अमेरिकन है, लेट्स अज्यूम, बट आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स जो थे ना वो इंडियन थे, फिर वो वहाँ पर गए अमेरिका के अंदर और फिर जो बच्चे हुए वो भी अमेरिकन थे। ठीक है? बट कहलाएँगे तो वो इंडियन अमेरिकन ना। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मान लो आप उसके बाद भारत आते हो, आप बोलते हो कि मैं मूल निवासी तो भारत का ही हूँ। मैं ऑल्दो अमेरिका में रहता था, फिर यहाँ पर आप 7 साल अगर बिताते हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक तौर पे। प्राकृतिक तौर पे क्या मतलब है कि आपको मतलब सरकार खुद मौका देती है। अगर आप बाकी कलाओं में अच्छे हो ना, तो आपको सरकार खुद मौका देती है कि आप आके यहाँ के नागरिक बन सकते हो। ऐसे नागरिकता मिलती है। ठीक है? मैं आपको बता दूँ, वो किसी भी या तो विज्ञान में अच्छे हो या दर्शन में अच्छे हो, कला में या साहित्य में या विश्व शांति में आपने कुछ काम किया हो, तो ऐसे लोगों को है ना बहुत आसानी से प्राकृतिक तरीके से नागरिकता मिल जाती है। ठीक है जी? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि शरणार्थी का मतलब क्या होता है? देखो वो लोग जिनके देश में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है और जो अपना घर नहीं लौट सकते अपने घर किसी भी वजह से, वो शरणार्थी होते हैं। जैसे कि तालिबान के रूल में बहुत सारे सिखों और हिंदुओं को फिर वो अफगानिस्तान से इंडिया आना पड़ा। तो वो क्या है? वो शरणार्थी है। वो अपने देश जा नहीं सकते क्योंकि आतंकवादी है वहाँ पर तो। प्रवासी का मतलब क्या होता है? जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको प्रवासी कहते हैं। ठीक है? चलो, और देखो प्रवासी जो है काम की तलाश में जाते हैं, ये अपने जीवन के लिए जाते हैं शरणार्थी। सार्वभौमिक नागरिकता क्या है? सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब क्या है? ये कहता है सार्वभौमिक नागरिकता कि एक देश में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? और वो लोग किसी अगर देश में रह रहे हैं, वहीं के नागरिक हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं, तो उनको उस देश की नागरिकता मिल जानी चाहिए। यही कहता है सार्वभौमिक नागरिकता कि अगर एक देश में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, रह रहा है ना? और तो इसलिए उसको नागरिकता मिल जानी चाहिए। ऑल्दो सरकार पूरा ट्राई करती है कि उसको नागरिकता मिलने में आसानी ना हो। ठीक है? नेक्स्ट है शरारती के सामने आने वाली समस्या का वर्णन कीजिए। तो शरारती के सामने क्या-क्या प्रॉब्लम आती है? पहले उसको कोई स्वीकार नहीं करता। हमने तो कर लिया कि जो हमारे लोग थे वो एक तरह से आप देखो तो कल्चरली हमारे थे, ठीक है? अब मान लो कोई यूक्रेन में हुआ, तो शायद हम मना कर दें क्योंकि उनको भी वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी इंडिया के कल्चर में एडजस्ट करने में, है ना? तो ये बात है। तो कोई स्वीकार नहीं करता उनको। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। आपको पता है एक इश्यू चल रहा है पैलेस्टाइन का और इज़राइल का, ठीक है? और गाज़ा का इश्यू चल रहा है। अब है क्या कि जो पैलेस्टाइन है उसका बॉर्डर जो है या मैं कहूँ गाज़ा का या इज़राइल का जो बॉर्डर है, वो इजिप्ट के साथ भी मिलता है, ठीक है? कहने के लिए तो वो बहुत बहुत बोलते हैं कि जी ये देखो गाज़ा के साथ ये हो रहा है। बट जब उनको
अपने देश के अंदर बुलाने की बात आई ना, तो उन्होंने बॉर्डर पे अपनी लंबी-लंबी दीवारें खड़ी कर दी, कि जी घुसने नहीं देंगे एक भी, पैलेस्टाइन के लोगों को, एक बंदे को भी नहीं घुसने देंगे। तो ये होते हैं दोगले लोग, ठीक है? जिनकी एक कहते हैं ना कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और दाँत हैं इनके। ये बेवकूफ़ लोग, गंध है ऐसे लोग जो फिर झूठ बोलते हैं, है ना? एक तरफ से बोल रहा है कि जी नहीं हम गाज़ा के लोगों के प्रति अच्छा है और ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को ये वो, दूसरे को नसीहतें दे रहे हैं और खुद देखें तो अपने अपने बॉर्डर को टाइट कर रहे हैं कि जी घुस नहीं जाना चाहिए। सेम गोज़ फॉर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी ये रोहिंग्या के साथ ये कर रहा है ना? ऑल्दो रोहिंग्या का तो चलो केस अलग है क्योंकि वो तो भाई अच्छा नहीं करते क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बांग्लादेश में भी बहुत प्रॉब्लम हुई। जब वो म्यांमार में तब थे तब भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी वहाँ के लोगों के लिए। अब इंडिया में है तो मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करी। तो ये है। चलो, समझ आ गया और वो शिविर वगैरह में भी शिविर में रहते हैं तो उसमें भी रहने में उनको बहुत उनको शिविर पे रहना पड़ता है, कैंप में रहना पड़ता है। बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, संपत्ति वगैरह इकट्ठी नहीं कर सकते वो। क्यों नहीं कर सकते? अधिकार नहीं है उनको। ठीक है? समान सदस्यता मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आप वो समान उसका प्रयोग भी कर सको। जैसे मैं समझाता हूँ, एक पर्सन है। अच्छा एक बात बताओ, अ, नागरिकता जो है वो एक नागरिकता जो है वो अंबानी को भी मिली हुई हो और एक रोड पे मान लो एक भैया जो हैं वो फुटपाथ पे सोते हैं उनको भी मिली हुई है। आपको क्या लगता है दोनों में से ज़्यादा अपने अधिकारों का अपनी नागरिकता का फ़ायदा कौन उठाएगा? अंबानी, रिच है। तो बेसिकली उसके साथ है ना आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तभी जाकर आप अपने उसका फ़ायदा उठा पाते हो। ठीक है? अधिकारों का। नेक्स्ट है कि आज नागरिकों को जो भी अधिकार मिले हुए हैं वो बहुत ही बड़े संघर्ष के साथ मिले हुए हैं। आपको तो पता ही है कि यूरोप में संघर्ष हुए थे 1789 में, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, एशिया अफ्रीका में भी हुए थे, है ना? आपको पता है अफ्रीका के अंदर तो काले गोरों को लेकर, एशिया के अंदर भारत में हमने किया था आंदोलन, है ना? और दक्षिणी अफ्रीका में भी आपको पता है रूढ़िवादी रंगभेद के खिलाफ आपसे पूछा भी रहेगा रंगभेदी नीति क्या होती है? तो आपको पता है ना साउथ अफ्रीका में होती थी और भेदभाव वगैरह होता था कलर के नाम पे बंदे की। राष्ट्रवाद क्या है और उसके बारे में मान्यता बताइए। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी फीलिंग है जिसमें ना आप देश के सिंबल को, देश की संस्कृति को, देश के बलिदान, देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को, राष्ट्र ध्वज को एक पहचान बना लेते हो। उसी को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है जी। अब राष्ट्रवाद आता कैसे है? साझे विश्वास से। इंडिया जो है वो एक राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि हमारा साझा विश्वास है बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी क्या ऑलमोस्ट देश के मामले में बहुत चीज़ों पर हम सबका साझा विश्वास है ना? नेक्स्ट है कि इतिहास भी हमारा सेम है, ओके? भू क्षेत्र भी राष्ट्र निर्माण करता है, एरिया भी एक राष्ट्र आपको जैसे कोई चाइनीज़ इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुसता है ना? तो आधे इंच के लिए हमारे सोल्जर जो हैं वो लड़ने लग जाते हैं कि भाई आधा इंच भी नहीं घुसोगे तुम, है ना? क्यों? क्योंकि ये कि हमारी एक साझी पहचान है एक तरह से, एक हमारा भू क्षेत्र है, ये राष्ट्रवाद बढ़ाता है ना? नेक्स्ट है कि और जबकि आप देखोगे ना वो एरिया खाली है फिर भी हम नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? एक राष्ट्रवाद है। अब वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो देश है हमारा, वो राष्ट्र है। भारत देश है हमारा, राष्ट्र है। नेक्स्ट है कि साझे राजनीतिक दर्शन। हम सारे चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र हो, धर्मनिरपेक्ष हो, उदारवाद हो। तो ये जो साझे मूल्य है ना, जिसमें हम सारे विश्वास रखते हैं, वो भी एक तरह से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। और साझी राजनीतिक पहचान, साझी राजनीतिक पहचान यानी झंडा वगैरह, हमारी भाषा वगैरह, हमारी जातीय वंश तो नहीं, ये जातीय वंश नहीं, बट हमारी मतलब कुछ कॉमन चीज़ें, हमारी राजनीतिक पहचान में आप राष्ट्रगान लगा सकते हो, है ना? राष्ट्रगान सबका सेम है, भारत में अलग थोड़ी ना है किसी का, समझ रहे हो? एक ही है, हमारा राष्ट्र ध्वज भी एक ही है। ओके, चलो। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद ने राज्य को तोड़ा भी है और जोड़ा भी है। इसका क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवाद की भावना की वजह से है ना, ऑब्वियस सी बात है। जोड़ा कैसे है? भारत को जोड़ा है ना? भारत को कैसे जोड़ा है? भारत को आज़ाद करवाने में राष्ट्रवाद ने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। ओके, बट बहुत सारे देश राष्ट्रवाद की वजह से टूटे भी हैं। कैसे? क्योंकि यूरोप में ना बहुत सारे ऐसे देश थे, जैसे इटली हो गया, क्लास 10 में पढ़ा भी होगा आपने, जर्मनी हो गया। तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारे अलग अलग टूट गए थे, वो खासकर इटली 7 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था ना, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने। तो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था और उसके बाद वो अलग अलग राज्य बन गए उसके अलग अलग, है ना? तो बेसिकली तोड़ा भी है और जोड़ा भी है। जैसे मैं, ओके, दोबारा से समझाता हूँ ये। इटली है ना, पहले छोटे-छोटे अलग-अलग पार्ट में बँटा हुआ था। बाद में राष्ट्रवाद की भावना जागी और उन्होंने एक बना दिया इटली को। तो जोड़ा है ना उसने। तोड़ा कैसे है कि एक है ना, एक एम्पायर होता था जिसको कहते थे ऑटोमन एम्पायर, है ना?
तुर्की के अंदर था, उसमें बहुत ज़्यादा अलग-अलग कंट्रियाँ आती थी। तो उन सब में अलग-अलग कंट्रियों में राष्ट्रवाद जागा और उन्होंने अपनी अलग-अलग कंट्री बना ली। जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, एस्टोनिया, ये पहले सारे के सारे जो है वो बल्कान्स के अंदर आते थे, हमारे उसके अंदर आते थे, ऑटोमन एम्पायर के अंदर। बट उनमें राष्ट्रवाद जागा और उन्होंने अलग-अलग अपना अलग-अलग देश तोड़ लिया, अपना अलग-अलग देश बना लिया। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ भारत भी इसका एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हो क्योंकि पाकिस्तान भी हमसे टूटा है। देखो, वो राष्ट्रवाद की वजह से नहीं टूटा, वो तो धर्म की वजह से है, वो तो अलग केस है ना? बट हाँ, अ ये क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जब बांग्लादेश टूटा वो राष्ट्रवाद की वजह से टूटा क्योंकि उस टाइम फिर वो लैंग्वेज को लेकर लड़ रहे थे। राष्ट्र की पहचान कभी भी धर्म नहीं हो सकता, याद रखना ये बात। राष्ट्र की पहचान कभी भी धर्म नहीं हो सकता। अगर देखो, आप देखो, पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके हैं जो धर्म के नाम पे बना था, और भी टुकड़े होंगे, ये गारंटी है, लिखवा के ले लो। तो वो देश जिसकी पहचान धर्म से होती है ना, जो जो धर्म के उस पे खड़ा हो, उसको दिक्कतें फेस करनी पड़ती है आगे। समझ रहे हो? चलो, नेक्स्ट है राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाई बताइए। सबसे पहले तो राष्ट्रवाद को क्या-क्या चीज़ें रोकती है? मतलब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है? पहला तो सांप्रदायिकता। लोग धर्म के मामले में आपस में बँटे हुए हैं, तो कभी राष्ट्रवाद नहीं आ पाता, इकट्ठे नहीं हो पाते। जातिवादी की वजह से वो इकट्ठे नहीं हो पाते। क्षेत्रवाद, लोग राष्ट्रवाद कम क्षेत्र अपने इलाके, जी मैं पंजाब से, मैं हरियाणा से, मैं यूपी से, मैं दिल्ली से, मैं तमिलनाडु से, ना मैं कर्नाटका से, ये वाला चल रहा है। तो क्षेत्रवाद है, राष्ट्रवाद कम है। भाषावाद है, भाषा को लेकर भी जो हिंदी, जी मैं अपने मलयालम, मैं अपनी तमिल, मैं अपनी सारी लैंग्वेज ही इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। बट भाषावाद है ना, हम सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे, है ना? हम समझते हैं कि जी हिंदी वाले अलग हैं, तमिल वाले अलग हैं, बंगाली वाले अलग हैं, है ना? मतलब कुछ-कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग, मैं पॉइंट वाइज़ बता रहा हूँ आपको इसलिए, या जो आंसर लिखना है। नस्लवाद का मतलब होता है कि वही कि जी ये अलग है, मैं अलग हूँ, है ना? ये काला है, ये गोरा है, हम दोनों अलग-अलग हैं। तो इसी वजह से भी फिर राष्ट्रवाद नहीं आ पाता, इकट्ठे नहीं हो पाते। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक तरह से इकट्ठी पहचान, एकजुट होना। तो ये चीज़ें हैं जो बंदों को एकजुट नहीं होने देती, ठीक है? आत्मनिर्णय का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत ये कहता है कि हर देश को अपने भविष्य को तय करने का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए। इसको ही आत्मनिर्णय का अधिकार कहते हैं। आत्म, खुद में, निर्णय लेना। तो राष्ट्र के जो भी बड़े-बड़े वो होते हैं ना, काम होते हैं, या बड़े-बड़े जो भी भविष्य के जो भी लेने होते हैं, क्या लेने होते हैं वो, एक तो यार मेरा दिमाग इतना घूम रहा है इस टाइम। तो जो डिसीजन लेने होते हैं, वो सारे डिसीजन जो होते हैं उस देश के हाथ में ही होने चाहिए, वही कहलाता है आत्मनिर्माण। ठीक है? चलो जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद और बहुलवाद में क्या अंतर है? ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से सुनना। राष्ट्रवाद कहता है कि सब में है ना कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी राष्ट्रवाद बढ़ेगा। सेम नेशनल सॉन्ग होना चाहिए, सेम नेशनल एंथम होना चाहिए, सेम नेशनल ध्वज होना चाहिए। बहुलवाद कहता है, बहुलवाद बोलता है कि नहीं, अलग-अलग लोग भी साथ में रह सकते हैं। आपको कॉमन चीज़ें ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, ये कहता है बहुलवाद। मेरी बात समझ आ गई ना? जो राष्ट्रवाद है वो कहता है कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, एकल पहचान, एक पहचान होनी चाहिए, ठीक है? बहुलवाद कहता है नहीं जी, एक पहचान होने की ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग संस्कृति और जाति वगैरह जो है, अलग-अलग अस्तित्व के साथ भी हम शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। दोनों ही अपने-अपने तरीके से सही है, बट राष्ट्रवाद इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, अगर राष्ट्रवाद नहीं होगा तो लोग अलग-अलग जाएँगे, ठीक है? एक देश बहुलवाद में प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, राष्ट्रवाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि आप जब राष्ट्रवादी होते हो ना, तो आप ये देखते हो कि देश का भला किसमें है? देश का भला तब है जब लोगों का भला है, और लोगों का भला तभी होगा जब सब लोगों का भला होगा, किसी एक का भला नहीं होगा। समझ रहे हो? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद में क्या डिफरेंस होता है। राष्ट्र जो है वो एक समूह नहीं है, ये परिवार से थोड़ा भिन्न है। राष्ट्र अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर ना कभी जान पाते हैं और ना ही उसके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। अब राष्ट्रवाद क्या होता है? ये एक भावना है, और राष्ट्र क्या है? एक परिवार से थोड़ा भिन्न है, ये एक एरिया है। राष्ट्र को आप एक एरिया वाइज कह सकते हो, ठीक है? चलो, एक संस्कृति एक राज्य क्या होता है? ये वो सोच है जो ये बताती है कि एक संस्कृति का एक ही राज्य होना चाहिए, जिसकी वजह से ये आपको पता है कि देश टूटे थे। मैंने अभी अभी ऊपर एग्जाम्पल बताया ना आपको ऑटोमन का, तो वो एक संस्कृति और एक राज्य के चक्कर में ही टूटा था। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे, धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। जब किसी भेदभाव बिना किसी धार्मिक भेदभाव के
जब आप काम करते हो तो इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होते हैं? वो राज्य जो धर्म के आधार पे नहीं बने होते, जो सबको कानूनी तौर पर सबको बराबर मानते हैं, इसको कहते हैं धार्मिक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है? अब ये क्वेश्चन लिख लो, धर्मनिरपेक्ष राज्य का भारतीय मॉडल और यूरोपीय मॉडल। इसको एक बार रीड कर लेना यार, ठीक है? मैं भारतीय मॉडल समझा देता हूँ आप एक को, यूरोपीय मॉडल आप रीड कर लेना, ठीक है? क्योंकि मेरा सच में सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है अब तो, ठीक है? अ, चलो, आई एम रियली सॉरी, ठीक है? अगर फिर भी किसी को कोई समझना है तो मैं एक बार जब सो जाऊँगा, सो के उठूँगा ना, या शाम को जब लाइव आऊँगा, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि रियली सॉरी बच्चे, क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरा पढ़ा भी नहीं जा रहा है एक तरह से, आप ये कह सकते हो। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी भारतीय मॉडल देख रहा था, देखो क्या मैं भारतीय मॉडल बता रहा था, और तो धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच में संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती। मतलब ये बोलती है, ओके, भारत का मॉडल ये कहता है कि धर्म और राज्य दोनों अलग अलग तो हैं, बट पूरी तरीके से अलग नहीं है। मतलब अगर धर्म के नाम पे कुछ गलत होगा ना, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी। जैसे कि आपको पता है, एक टाइम पे सती प्रथा चलता था, शादी के बाद औरतों को जला दिया मतलब शादी के बाद क्या, मतलब अगर उसके हस्बैंड मर जाते थे तो औरत को भी साथ में जला दिया जाता था, सती प्रथा। जैसे 3 तलाक हो गया है ना, कोई भी हस्बैंड जो है वो तलाक 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 ऐसे 3 बार बोलता था, अपनी वाइफ को छोड़ देता था। तो ये गलत हो रहा है धर्म के नाम पे, दोनों ही चीज़ें गलत हैं, तो इसी को रोका गया, इसी को रोका जाता है भारत के अंदर। तो भारत का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल ये कहता है, धर्म के नाम पे कुछ गलत होगा तो उसको रोकेंगे। और भारत में आपको बता दूं, भारत के संविधान के अंदर है ना, आपको धर्मनिरपेक्ष वर्ड ही नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पंथ निरपेक्ष वर्ड, ये भी याद रखना। और भारत के अंदर ये जो हमारा ये पंथ निरपेक्ष वर्ड है, ये 1976 में ऐड किया था। पंथ निरपेक्ष और सोशलिस्ट, सामाजिक समाजवाद, ये 2 वर्ड ऐड किए गए थे 42nd संशोधन में 1976 में, इंदिरा गांधी ने, ठीक है? और मौलिक अधिकार भी हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ओके? बट हाँ, और चलो यूरोपीय मॉडल भी बता देता हूँ। यूरोपीय मॉडल बोलता है कि धर्म के नाम पे कुछ भी हो रहा है ना, उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भाई करो जो करना है, ऐसा वाला होता है वहाँ पर, ठीक है? बट इंडिया में इंटरफेयर हो जाता है अगर आप, गलत होता है धर्म के नाम पे तो, ठीक है? कुछ लोग धर्म के भारतीय धर्मनिरपेक्ष की आलोचना भी करते हैं, ठीक है? वो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है या जो राज्य है वो बहुत इंटरफेयर करता है धर्म के मामले में, है ना? तो उनका कहता है बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक अधिकार की पैरवी करता है, सिर्फ अल्पसंख्यकों की ही सुनता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं। वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है भारत का धर्मनिरपेक्षता, भारत की धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है अतिशय हस्तकार, मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, हस्तक्षेपकारी, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है धार्मिक मामलों में। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो हमने फर्स्ट बुक में देख ही लिया था। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके? एंड यहाँ पर आ जाना लाइव, मैं सारे के सारे एक बार, अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत है, वैसे मैं पीडीएफ वगैरह जैसे मैंने बोला, एक बार रीड कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बता देना, हम लाइव लेंगे, वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ओके? बाकी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।